शुरुआत करेंगे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक के लिए विधानसभा से परवर समिति गठित कर अधिसूचना जारी कर दी है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को समिति का सभापति बनाया गया है, जबकि पक्ष विपक्ष के 6 विधायकों को सदस्य नामित किया गया है, जिनमें बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली, खजानदास, कांग्रेस विधायक ममता राकेश, हरीश सिंह धामी और बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद शामिल है। विधेयक में नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण का परीक्षण कर परवर समिति विधानसभा अध्यक्ष को 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेंगे। बता दें कि बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली ने राज्य की डेमोग्राफी के साथ सर्वे पर सवाल खड़े कर विधेयक को परवर समिति को सौंपने की मांग उठाई थी। विधानसभा अध्यक्ष ने इसे स्वीकार करते हुए विधेयक परवर समिति को भेज दिया था। वहीं उत्तराखंड राज्य विवि संशोधन विधेयक के लिए अलग से परवर समिति बनेगी। 1-2 दिन के अंदर विधानसभा सचिवालय अधिसूचना जारी भी इसकी कर सकता है। तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं और ऐसे में अब क्योंकि जल्दी नगर निकाय चुनाव होने थे राज्य में, लेकिन कब होंगे अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि निकायों में ओबीसी सर्वे होना है, आरक्षण के तौर पर भी ये सर्वे होना है, तो इसको लेकर तमाम विधायकों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। परवर समिति का गठन किया गया है। नगर निगम का जो विधेयक है, जो कि सदन में ये निर्णय लिया गया था कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाए। मैं आपको सूचित करना चाहूँगी कि प्रवर समिति गठित हो गई है और शहरी विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में ये कार्य करेगी। 1 माह के अंदर ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और मैं आशा करती हूँ कि लोग अपना आचार विचार करके उसके बाद वो सबमिट समय पर। और संवाददाता अरुण सनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह से परवर समिति काम करेगी और क्या माने, क्योंकि इलेक्शन का तो अभी अता पता नहीं है, तो क्या माने कि कब तक होने की संभावनाएं भी अभी तक जताई जा रही हैं? जी साल देखिए, निकाय चुनाव को लेकर लगातार अटकलें लग रही हैं और ऐसे में निकाय चुनाव अभी भी कब होंगे इसको लेकर स्थिति को स्पष्ट नहीं है। हालांकि ये माना जा रहा है कि 10 नवंबर को जो है अधिसूचना निकाय चुनाव की वो जारी हो सकती है और इसी के साथ दिसंबर में निकाय चुनाव हो सकते हैं। लेकिन जो है ओबीसी के आरक्षण को लेकर जिस तरीके से लगातार पेंच फंसा हुआ है, ऐसे में विधानसभा सत्र के दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर जो विधेयक सदन के पटल पर रखा गया था, उसको लेकर सत्ता पक्ष के ही कई विधायकों ने उस पर सवाल खड़े किए। विकासनगर से भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान और धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने उसमें सर्वे को लेकर जो है कुछ सवाल खड़े किए और जो सर्वे का ओबीसी का आरक्षण को लेकर किया गया था उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए कि रैपिड सर्वे जो किया गया है वो किस आधार पर किया गया है और ऐसे में सर्वे को लेकर कई खामियां भी उन्होंने जो है वो कही थी। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का निर्णय लिया गया और ऐसे में कल प्रवर समिति का गठन कर दिया गया है, जिसमें सभापति संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बनाया गया है और इसी के साथ 7 विधायकों को इसमें जो है वो जोड़ा गया है, जिसमें कि विधायक मुन्ना सिंह चौहान, भाजपा विधायक विनोद चमोली, भाजपा विधायक खजानदास, बसपा विधायक शहजाद और कांग्रेस से हरीश धामी और ममता राकेश, इनके जो है प्रवर समिति में जो है जिम्मेदारी दी गई है और ये प्रवर समिति में इन्हें जोड़ा गया है। तो ऐसे में अब प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और रिपोर्ट तैयार करके 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्षा को सौंपेगी। उसके बाद जो है उस पर सरकार पर के पास वो रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद अंतिम फैसला जो सरकार लेगी कि ओबीसी में आरक्षण को लेकर जो आरक्षण है निकायों में उसे आगे किस तरीके से लागू करना है, किस तरीके से उस पर जो है वो कार्य करना है। तो ऐसे में प्रवर समिति अपना निर्णय लेगी और निर्णय के बाद ही जो है ये स्पष्ट होगा कि जो ओबीसी के आरक्षण को लेकर जिस तरीके से सत्ता पक्ष के विधायकों ने सवाल खड़े किए थे, तो आगे उसमें क्या कुछ चीज़ें रखी जाती है, क्या कुछ संशोधन उसमें किए जाते हैं और ऐसे में आगे कब तक जो है चुनाव होंगे इसको लेकर अभी जब प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, रिपोर्ट पूरी आ जाएगी और वो विधेयक जो है वो लागू हो जाएगा। तो ऐसे में उसको लेकर फिर उसके बाद चुनाव कब होंगे ये स्थिति तभी जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। अरुण, जिस तरह से परवर समिति का गठन किया गया है उसमें ये भी देखा गया है कि 2 विधायक वही हैं, चाहे वो मुन्ना सिंह चौहान हो या फिर जिस तरह से धर्मपुर के विधायक हों, वो दोनों ही विधायक वो हैं जिन्होंने इस ओबीसी सर्वे पर सवाल खड़े किए हैं। तो क्या माने कि किस तरह से अब गति भी देखने को मिलेगी इन दोनों सर्वे में?
जी विशाल, बिल्कुल देखें, जो प्रवर समिति का गठन किया गया है उसमें जो दो मुख्य चेहरे हैं वो विधायक मुन्ना सिंह चौहान और विधायक विनोद चमोलिया, क्योंकि इन्हीं दोनों ने इसको लेकर जो है सवाल खड़े किए थे कि जो सर्वे किया गया है वो किस आधार पर किया गया है, और जो रैपिड सर्वे है, रैपिड सर्वे कैसे किया गया, ऐसे में जो लोग बाहर से भी आए हैं उन्हें किस तरीके से ओबीसी में जोड़ा गया। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर उन्होंने सवाल भी खड़े किए थे, और ऐसे में अब 1 महीने के अंदर अंदर प्रवर समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। तो ऐसे में बिल्कुल तेज़ी से जो है बैठकें भी होंगी, और जो प्रवर समिति है वो इस पर निर्णय भी लेगी, और जो इसमें संशोधन होने हैं उसको लेकर किस तरीके से आगे से लागू करना है, या जो निकाय चुनाव होने हैं वो पहले वाले जो ओबीसी आरक्षण है जो पिछले साल दिया गया था उसी के आधार पर होंगे, या जो सरकार इस बार नया विधेयक लाने की कोशिश कर रही थी या उसके में संशोधन होकर उसके हिसाब से होते हैं। ये अभी 1 महीने में ही जो है वो स्पष्ट हो पाएगा, जब प्रवर समिति अपनी पूरी रिपोर्ट बनाकर विधानसभा अध्यक्षा को जो है वो सौंपेगी। अरुण, क्योंकि लगातार विपक्ष भी इस पर सवाल खड़े कर रहा है। पिछला लंबा समय एक बीत गया है जिसमें निकाय चुनाव होने थे लेकिन नहीं हो पाए। एक बार टले, 2 बार टले, अब तीसरी बार भी अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नवंबर दिसंबर तक में ये चुनाव हो सकते हैं। तो ऐसे में विपक्ष की ओर से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अब? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, अगर विपक्षी दल की बात की जाए तो लगातार निकाय चुनाव को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, और ऐसे में आप निकाय चुनाव को लेकर जब नहीं समय पर नहीं हुए, परिसीमन की बात हुई, परिसीमन हालांकि पूरा हो चुका है, ओबीसी आरक्षण को लेकर भी ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जिनको लेकर देरी निकाय चुनाव में हो रही थी। तो ऐसे में 6 महीने के लिए प्रशासक बिठाए गए, और उसके बाद 6 महीने के बाद 3 महीने और जो है प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया। उसके बाद अब एक बार फिर 3 माह तक जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो ऐसे में लगातार कार्यकाल जिस तरीके से प्रशासकों के बढ़ रहे हैं, ऐसे में विपक्षी दल भी कई आरोप सत्ता पक्ष पर लगा रहा है। विपक्षी दल कह रहा है कि जो है सरकार चुनाव से बच रही है, और कोई कार्य जो निकायों में नहीं हुए हैं, वार्डों में कोई कार्य नहीं हुए हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर विपक्षी दल भी सवाल खड़े कर रहा है। और विपक्षी दल का कहना है कि सरकार बच रही है चुनाव से, और चुनाव से डर रही है, इसलिए चुनाव नहीं कराए। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि दिसंबर तक जो है और जो ओबीसी आरक्षण का विधेयक है उसके बाद जो इसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद हो सकता है कि दिसंबर तक चुनाव हो जाए। लेकिन अभी निकाय चुनाव कब तक होंगे, कब तक नहीं होंगे, इसको लेकर अभी कुछ स्थिति स्पष्ट जो है वो क्लियर नहीं है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर, भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती आज। सीएम योगी पंडित गोविंद की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। 647 वन्यजीव रक्षकों को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। 41 अवर अभियंता को मुख्यमंत्री देंगे नियुक्ति पत्र। लोक भवन सभागार में कार्यक्रम का किया जाना है आयोजन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान 41 अवर अभियंताओं को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, और ये पूरा कार्यक्रम लोक भवन सभागार में होना है, जिसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। भारत रत्न पंडित गोविंद की आज जयंती भी है, और ऐसे में सीएम योगी पंडित गोविंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। इस दौरान 647 वन्यजीव रक्षकों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव यूपी हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के? हाँ देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बड़ा कार्यक्रम है वो ये है, लोक भवन में जो वन्यकर्मी हैं और जो हवार अभियंता हैं उनको वो नियुक्ति पत्र देंगे। अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा अनूठा आयोजन माना जा रहा है इसको, क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले योगी आदित्यनाथ ने हवार अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिया था, जहाँ पूरी युवाओं में उत्साह था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो कि भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं भारत सरकार द्वारा, उनकी प्रतिमा पे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और ये दोनों कार्यक्रम लोक भवन में ही होगा। लोक भवन जहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यालय है, जिसकी तैयारियां अधिकारियों ने कर ली है। अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन पहुंचेंगे, जहाँ पर इन दोनों कार्यक्रमों को संपादित करेंगे। फिर उसके बाद वह आज करीब 3 बजे एक समीक्षा बैठक लेंगे, और समीक्षा बैठक के बाद फिर हो सकता है कुछ बड़ा निर्णय। उत्तर प्रदेश में आईएएस आईपीएस के चेंजिंग की भी बातें चल रही हैं, बदलाव की बातें चल रही हैं, उन पर भी गहन मंथन हो सकता है। तो अपने आप में आज सीएम योगी का जो कार्यक्रम है वो काफी व्यस्त रहने वाला है। प्रदीप जी, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि राज्य सरकार जिस तरह से नियुक्ति पत्र वितरण कर रही है, तो ऐसे में अब ये भी कहा जा सकता है कि रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं यूपी में। बिल्कुल, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने 15 दिन पहले कहा था कि 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और
उस क्रम में जितने भी रोजगार मेले लग रहे हैं उन रोजगार मेलों में कहीं 1,500 कहीं 2,000 ऐसे अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो ये 5वां ऐसा समय होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे और जो संख्या है वो हो जाएगी 50,000। 1.5 लाख अभी और बाकी है। तो निश्चित रूप से युवाओं के लिए रोजगार के जो रास्ते हैं यूपी सरकार ने खोल रखे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बहराइच में वन विभाग को मिली बड़ी सफलता, 5वां खूनी भेड़िया पकड़ा गया है। रात से चल रहे कॉम्बिंग के बाद पकड़ा गया भेड़िया अब तक कई लोगों को शिकार बना चुका है। ये भेड़िया कई दिनों से लगातार इलाके में फैली थी दहशत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार ये जो दहशत फैला रहा था भेड़िया, अब इसको वन कर्मियों ने पकड़ लिया है। लंबे समय से इसको पकड़ने की जद्दोजहद में जुटी हुई थी टीम और इसको पकड़ लिया गया है। 5वां भेड़िया है ये। इससे पहले 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है और इसको भी आदमखोर की श्रेणी में रखा गया था। लगातार ये भेड़ियों का हमला जो था, आतंक कह सकते हैं, ये लगातार देखने को मिल रहा था। और संवाददाता अखिलेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 5वां भेड़िया पकड़ लिया गया है, अब वन विभाग की क्या कुछ आगे की रणनीति है? जी, आपको बता दें कि बहराइच जिले में भेड़िए का आतंक 50 दिनों से लगभग जारी था। ये भेड़िए 10 लोगों को अपना निवाला बना चुके थे। भेड़िया वन विभाग के पिंजरे में आज कैद हो गया है। उसे रेंज कार्यालय लाया गया है और भेड़िया के पकड़े जाने से वन विभाग के साथ गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें, मासी तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिसैया चूड़ामड़ी गांव में वन विभाग ने भेड़िया को पकड़ने के लिए पिंजरा और जाल लगाया था। मंगलवार को सुबह 6 बजे एक भेड़िया पकड़े जाल में फंस गया। इसके बाद वह पिंजरे में कैद हो गया। उसे वन कर्मियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। डिप्टी रेंजर ने बताया कि भेड़िया मादा है, उसकी उम्र 5 वर्ष है। 5वें भेड़िए में से एक भेड़िए की मौत हो चुकी है। वन विभाग ने यह भी बताया है कि 4 भेड़िया पहले पकड़े जा चुके हैं। मंगलवार को सुबह पकड़े गए भेड़िए मिलाकर कुछ 5 हो गए। बाकी एक भेड़िए का जल्द पकड़ने का प्रयास जारी है। जी तो अखिलेश, क्या बताया जा रहा था कि कितने भेड़ियों की दस्तक है इस क्षेत्र के आसपास में? गांव वालों का तो कहना है कि ये भेड़िए मतलब ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन वन विभाग की तरफ से कहना है कि ये भेड़िए लगभग 6 के करीब है, जिसको 5 भेड़िए में पकड़ा गया है। एक भेड़िए पकड़े जाने का प्रयास जारी है। जी बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर, एसपी की दबंगई आई सामने। विधायक विनय वर्मा ने धरना प्रदर्शन का है मामला। प्रदर्शन की खबर शेयर करने पर पत्रकारों पर कार्रवाई। पुलिस प्रोटोकॉल ग्रुप से हटाई गई खबर हटाने को लेकर पत्रकारों में भारी रोष। आज डीएम से मिलेंगे पत्रकारों का ग्रुप। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और श्याम सुंदर शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अभी इस खबर को लेकर? जी, आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जनपद के शोहरतगढ़ विधानसभा से सहयोगी दल के विधायक, अपना दल के विधायक हैं विनय वर्मा, जिन्होंने एक लेटर जारी किया। उन्होंने कहा कि आज वो 11 बजे धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस के खिलाफ के लेकर जिस तरीके से वो एक मामले को लेकर लगातार उठाते चले आए हैं, लेकिन पुलिस विभाग कार्रवाई नहीं कर रही है। उसको लेकर कहीं ना कहीं आज विनय वर्मा विधायक हैं जो अपना दल से वो धरना प्रदर्शन करेंगे। जब इस मामले को लेकर पत्रकारों द्वारा इस खबर को शेयर किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो प्यारो सेल, मीडिया सेल होता है पुलिस कप्तान के पास से चलता है, वहां से पत्रकारों को रिमूव किया जाता है। कहीं ना कहीं ये तानाशाही रवैया देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पिछले कुछ दिनों में यूपी में लगातार हो रहे ट्रेन हादसों को लेकर कानपुर की महापौर परमिला पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने हादसों में गहरी साजिश की आशंका भी जताई है। उनका कहना है कि जिस तरह से कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश की गई और वहां पर
पटरियों पर भरा हुआ सिलेंडर रख दिया गया, उससे अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जांच एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं, लेकिन एक बात साफ है कि ये एक गहरी साजिश के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हाल ही में इधर तो ट्रेन हादसा हो रही है, इससे ऐसा लगता है कि इस साजिश के तहत हो रही है। जैसा कि अभी हाल ही में मेरे कानपुर से कालिंदी एक्सप्रेस जा रही थी, जिसके सामने सिलेंडर मिला, बोतलें मिली, छोले में बारूद मिला, कील मिला। इसकी जांच मेरी सरकार कर रही है। जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, वो बख्शा नहीं जाएगा। वो जहां भी होगा निश्चित तौर पर उसके खिलाफ। लखनऊ के ऐशबाग में ईदगाह में पीस कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में शासन प्रशासन के बड़े अधिकारी समेत उलमा भी मौजूद रहे, जिसमें सभी ने 12 रबीउल अव्वल को लेकर चर्चा की है। बता दें कि 16 सितंबर को ईद मिलादुद्दीन भी का त्यौहार है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। देखिए, प्रत्येक वर्ष के भांति जो है इस वर्ष भी जो है ये 12वीं रबीउल अव्वल का जो जुलूस के बारे में जो आज यहाँ बड़ी मीटिंग हुई है इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग सब यहाँ आए थे। जो इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, सभी ने अपनी अपनी बात रखी है। जो आयोजक हैं उनके द्वारा कुछ प्रशासन के लिए भी सामने बातें रखी गई, जिनके इंतजाम के लिए डीएम साहब ने अभी आज आपको बताया है। पुलिस का प्रबंध देखिए पिछले 1.5 महीने से विभिन्न, चाहे रमजान के महीने से शुरू हुआ था, काफ़ी बड़े बड़े जुलूस भी इसमें निकले हैं और अभी लगातार पुलिस जो है इस चीज़ के लिए सजग रही है कि जो पहले की भांति जो फोर्स लगता रहा है उससे ज़्यादा ही संख्या में चीज़ें लगी रहें। यहाँ 12 वफात का जुलूस जो अभी 16 तारीख को निकलना है, उसके लिए यहाँ इस्लामिक सेंटर में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कि तैयारियों की समीक्षा हुई है और यहाँ मौलाना फरंगी मेहदी साहब हैं, ज्वाइंट सीपी हैं और जो हमारे विभिन्न विभागों के दूसरे अधिकारीगण हैं वो मौजूद हैं। तो जो हमें व्यवस्थाओं के संबंध में जो भी कोऑर्डिनेशन करना है उसके संबंध में डिटेल में बात हुई है और हम सभी लोग इस त्यौहार को अच्छी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखते हुए मनाएंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। हरदोई में मनरेगा मजदूरी के विवाद को लेकर हुए झगड़े में एक ग्रामीण की मौत हो गई है। ग्रामीण की मौत के बाद उसके परिजनों ने उसके शव को एसपी आवास के बाहर रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान और उसके परिवार के व्यक्ति ने उसको मौत के घाट उतारा है, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया। मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को धक्का मुक्की करके किसी तरह वहां से हटवाया और बाद में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ये हमारे बड़े पापा हैं, हम आए हैं हरदोई आए, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इनको गांव के प्रधान ने मारा है। गांव के प्रधान निरंजन, गुड्डी, कौशल, जशवंत, शुभम, ये सब राम जी, श्याम जी, ये सब मिलके उनको मारे हैं, फरुआ मार दिए। तो मार के हमको यहाँ आए थे हॉस्पिटल कासिमपुर थाने गए, वहाँ पे हमारी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। वहाँ जब रिपोर्ट दर्ज नहीं, वहाँ से जब आए तो यहाँ पे हमको हरदोई भर्ती करा दिया। हरदोई में जवाब हो गया, यहाँ से मेडिकल नखलऊ के और नखलऊ में मेडिकल में गए, वहाँ सारा दिन मौत जिंदगी से रत्तीराम बड़े दादा हमारे झेलते रहे। उसके बाद में जब मृत्यु हो गई तो हम सबके ऊपर उल्टे मुकदमा कर दिया, इन्हीं लोगों के ऊपर मुकदमा हो गया। कासिमपुर के ग्राम महमूदपुर धसीगड़ा में पूर्व में चली आ रही कसीद को लेकर गांव के ही दो पक्षों के बीच मारपीट व झगड़ा हो गया था, जिसमें दोनों ही पक्षों के गंभीर चोटें आ गई थी। जिसमें एक पक्ष गुड्डी पत्नी निरंजन प्रसाद ने उसी दिन थाने पर आकर लिखित तहरीर दी थी, जिसमें उनके व उनके परिजनों का चिकित्सीय परीक्षण कराकर उचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तथा दूसरे पक्ष के रतिराम पुत्र सुखा उम्र लगभग 57 वर्ष अपने परिजनों के साथ इलाज हेतु अस्पताल चले गए थे। आज दिनांक 8/9/2024 को ट्रामा सेंटर लखनऊ में दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई। उनके पुत्र हेमनाथ द्वारा
थाने पर आकर लिखित तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा वैधानिक कार्रवाई। बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक अज्ञात वाहन ने ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया है, जिससे दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा और मामले की जांच में जुट गई। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टमर विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने बैंकॉक से लखनऊ पहुंचे यात्री के बैग से विदेशी सोना बरामद किया है। पकड़े गए संदिग्ध बैग से टीम ने करीब 1 किलो की सोने की ईंट समेत एक अंगूठी भी बरामद की है, जिसकी कीमत 73,50,000 रुपये बताई जा रही है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। बाराबंकी में साल 2023 के सितंबर महीने में शहर को तालाब बना देने वाली बारिश शायद ही भुला सके हो। उसको दोहराने की संभावना तो नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके अनुसार अगले 24 घंटों में भारी बारिश हो सकती है। लास्ट ईयर पिछले साल इसी टाइम पे यहाँ बाराबंकी शहर में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। उस टाइप की सिचुएशन इस बार ना आए, इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे। नहर विभाग से भी बात हो गई है, वो उन लोगों का आश्वासन भी मिला है कि वो लोग कुछ पानी नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोगों को बता देंगे। तो किसी का भी डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ सावधान रहने का ज़रूरत है। जैसे अगर जो लोग जमुरिया के किनारे किनारे हैं उन लोगों को थोड़ा सतर्क रहना है कि अगर अपनी बिल्डिंग सुरक्षित नहीं है कंस्ट्रक्शन के बारे में, उन लोगों को वहां से तुरंत निकल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए Channel 24/7।